नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में शिवसेना मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है और सभी की नजरें बनी हुई है चुनाव आयोग पर और सुप्रीम कोर्ट पर कि आखिरकार फैसला किसके पक्ष में आएगा। हम आपको बताते चले कि शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे धड़ा और दूसरा उद्धव ठाकरे धड़ा, दोनों ही धड़ों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम ही असली शिव सैनिक है। अब असली शिव सैनिक कौन है वो 29 नवंबर को पता लगेगा, लेकिन आपको मैं बताती चलूं, तब महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शिव सैनिक है वही असली शिव सैनिक है, यानी कि एकनाथ शिंदे को असली शिव सैनिक करार दिया था। चुनाव आयोग की तरफ से हालांकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में तमाम सुनवाई हुई। चुनाव आयोग पर उद्धव ठाकरे के साथ साथ एकनाथ शिंदे ने कई तमाम आरोप लगाए और अब सभी की नजरें बनी हुई है कि आखिरकार शिवसेना किसकी होगी, आखिरकार शिवसेना का असली मालिक कौन होगा, आखिरकार ये धनुष और बाण किसके हाथ में जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करने वाली हूं। सबसे पहले मेरे साथ बने हुए हैं राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपको क्या लगता है कि शिवसेना की बागडोर किसके हाथ में जानी चाहिए? देखिए, शिवसेना के असली जो मालिक हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था। देखिए, एकनाथ शिंदे जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि मैं उनका वारिस हूँ, मुझे शिवसेना की कमान मिलनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता भी जो है वो उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई एकनाथ शिंदे का रोल तो बहुत बाद में आया है, जबकि बाला साहब ठाकरे जिन्होंने चुनाव चिन्ह बनाया, पार्टी बनाई, तो उस हिसाब से उद्धव के पास आनी चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि उद्धव के पास ही आने वाले वक्त में आएगी। आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि आखिरकार चुनाव आयोग ने बिना किसी कार्रवाई, बिना किसी सुनवाई के सिंबल को फ्रीज कर दिया, नाम को भी फ्रीज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में तमाम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट आखिरकार ये फैसला सुना क्यों नहीं रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दबाजी इस फैसले को नहीं सुना सकता, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनी हुई है, शिंदे की सरकार, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का पलड़ा भी जो है वो भारी है और काफ़ी समय से हम देखते हैं कि सुनवाई होती है फिर टल जाती है, सुनवाई होती है फिर टल जाती है। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल का भी बहुत बड़ा इसमें हम देख रहे हैं भागीदारी देखने को मिले, तो कोर्ट इस हिसाब से फैसला लेना चाहती है कि किसी को वो बुरा भी ना लगे और जिसको असली हकदार है वो हो, क्योंकि शिवसेना की तरफ से भी, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कोर्ट में ये बात रखी गई है कि वही असली मालिक हैं, असली हकदार हैं। तो ऐसे में शिंदे की जो है फिलहाल मुश्किलें जो है बढ़ती ज़रूर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी कई जो चुनाव बीएमसी चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, तो उस हद तक अब दोबारा जो उद्धव ठाकरे वो अपनी पकड़ बनाते चले जा रहे हैं और शिंदे को ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे उनकी पकड़ जो है वो कम हो रही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अगर उद्धव ठाकरे के पक्ष में ये फैसला आता है, एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगेगा, एकनाथ शिंदे के सामने उसके बाद कैसी तमाम चुनौतियां सामने आएंगी? देखिए, शिंदे के सामने चुनौतियां ये भी रहेंगी क्योंकि उनके साथ के जो विधायक हैं वो लगातार उद्धव के साथ जा रहे हैं और शिंदे के साथ जो देवेंद्र फडणवीस हैं डिप्टी सीएम है फिलहाल, लेकिन अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले बयान सामने आया था मैं तो सीएम बनना चाहता था। तो ऐसे में शिंदे ने लालच में आकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि विधायक तो वापस मातोश्री चले जाएंगे, लेकिन क्या शिंदे को माफ कर पाएंगे उद्धव? और शिंदे जो है अगर उद्धव के साथ मिलना चाहेंगे तो हो पाएगा, क्योंकि देखिए उद्धव ने बहुत पहले शिंदे को बुलाने की कोशिश की थी लेकिन शिंदे नहीं आए। तो शिंदे के सामने ज्यादा चुनौतियां, लेकिन उनके विधायकों के सामने नहीं है। और अगर महाराष्ट्र में दोबारा तख्ता पलट होता है तो शिंदे ना घर के रहेंगे ना घाट के, क्योंकि बीजेपी ने अभी हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें सबसे ज्यादा अपने विधायकों को जगह दी है। तो इस हिसाब से शिंदे का जो है बीजेपी में रहकर ही जो है भला दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि वापसी उद्धव तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तो देखिए, राहुल सर की तरफ से कहा गया कि शिंदे ना घर के रहेंगे ना घाट के। आपको मैं जानकारी देते चलूं कि विधायकों की तरफ से, यानी कि एकनाथ शिंदे के 40 बागी विधायकों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार ये खबरें लगातार सामने आ रही थी कि वो तमाम विधायक एकनाथ शिंदे के साथ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें किसी ना किसी मंत्रालय का लालच था कि उन्हें कोई मंत्रालय मिलेगा। हम आपको बताते चले कि पहला कैबिनेट विस्तार हो चुका है, लेकिन एकनाथ शिंदे के तमाम विधायकों को वहां पर जगह नहीं मिली है, सिर्फ कुछ ही विधायकों को मंत्रिमंडल में बड़ी जगह दी गई है। अब सभी की नजरें बनी हुई है दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार पर कि आखिरकार जो दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा उसमें कितने एकनाथ शिंदे के विधायकों को जगह मिलती है। अब मैं बात करना चाहूंगी अबरार के साथ। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा, विधायक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि विधायक एक बार फिर से उनकी मातोश्री में वापसी
वापसी हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, दरअसल विधायकों को लेकर के इससे पहले भी आदित्य ठाकरे ने कई तरीके के बयान दिए। दरअसल आदित्य ठाकरे ये चाहते कि पार्टी को एक बेहतर मजबूती में उसी तरीके से वापसी अगर करनी है तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने लीडर है उनका शिवसेना में आना बिल्कुल एक तरीके से ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में जो है एकनाथ शिंदे को या उनके विधायकों को जो है टूटने नहीं देना चाहेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि इससे भारतीय जनता पार्टी ने जो अब सत्ता में इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि वो विपक्ष के तौर पर बाहर थी लेकिन एकनाथ शिंदे ही ऐसे नेता थे जिन्होंने उनके इशारों पर इस तरीके के कदम को उठा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका दिया। तो दरअसल आप ये कह सकते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे की सरकार गिरती तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो वो भारतीय जनता पार्टी को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी का एक बड़ा प्लान था और इसी वजह से लगातार विपक्ष के जो भी बड़े नेता के अगर बयान को आप देखें, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, वो तमाम नेता कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आते हैं, देवेंद्र फडणवीस को घेरते नजर आते हैं। और अब उस जो है ट्वीट का भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, दरअसल अमृता फडणवीस के द्वारा जो एक ट्वीट किया गया था उस समय में जब सरकार का गठन हुआ था, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को जतलाया था और ये कहा था कि दरअसल इस सरकार को गिराने में और बनाने में सबसे अहम रोल किसी ने अदा किया, वो देवेंद्र फडणवीस ने किया। और ये बातें खुद उनकी पत्नी के द्वारा ट्वीट करके बतलाया गया था ताकि उनको मुख्यमंत्री पद मिल सके। लेकिन बीजेपी ने अपना जो हालात के तकाजे के तहत उनको जो फैसला लेना था उन्होंने लिया। देखिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सीएम पद के लालच के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया, वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए आए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साथ शामिल होना ये उनका फैसला ठीक था या फिर गलत था? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना उनका अगर निश्चित रूप से देखा जाए अगर अभी हालात के तहत तो कहीं ना कहीं ये उनको फ़ायदेमंद लग रहा होगा। लेकिन ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी छोटी छोटी सियासी दलों को ख़त्म कर देती है और हो सकता है कि भविष्य में एकनाथ शिंदे का जो जीवन है राजनीतिक वो भी अंधेरे में नजर आएगा। क्योंकि अगर बात करें 2024 लोकसभा चुनाव की या विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में होंगे आने वाले, क्या उस समय भी एकनाथ शिंदे को चेहरा बनाएगी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का, या फिर विधानसभा चुनाव के बाद उनके ही हाथों में महाराष्ट्र की कमान जाएगी? ये सवाल जो अब बनते नजर आ रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस जैसे कद्दावर नेता को बीजेपी पीछे करेगी, क्योंकि वो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, तो जाहिर सी बात है कि उनका पलड़ा ज्यादा भारी। तो देखिए, मेरे तमाम साथियों ने मुझे जानकारी दी कि एकनाथ शिंदे ना घर के रहेंगे ना घाट के, और एकनाथ शिंदे का भविष्य अभी अंधेरे में नजर आ रहा है। इस तरीके से तमाम जानकारियां मेरे तमाम साथियों ने दी। लेकिन अगर मैं बात करती चलूं बीएमसी चुनाव को लेकर, बीएमसी चुनाव को लेकर अब एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे लगातार हुंकार भर रहे हैं कि उन्हीं की जीत होगी। अब मेरे साथ मेरी साथी कशिश बनी हुई है। कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, आपको क्या लगता है बीएमसी में इस बार कौन? देखिए, अगर देखा जाए एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है तो कहीं ना कहीं, और बीजेपी का साथ है तो नॉर्मल सी बात है, जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, तो एकनाथ शिंदे इस बार जीत हासिल कर सकते हैं यहाँ पर, अगर सीधा जवाब दूं तो। अच्छा, आपने कहा कि एकनाथ शिंदे यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि अगर आज ही चुनाव हो जाए तो आज ही मेरी जीत होगी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। क्यों कॉन्फिडेंस है? क्योंकि एक तो आदित्य ठाकरे की वजह से युवा नेता है, लगातार जगह जगह जाके लोगों से रूबरू हो रहे हैं। दूसरी बात, संजय राउत भी जेल से छूट के आ गए, तो एक उम्मीद है कि संजय राउत के होने की वजह से उनकी जो इमेज है वो ज़्यादा बेहतर होती नजर आएगी। अगर बीएमसी चुनावों को देखा जाए किरण, तो बीएमसी चुनावों में सालों से जीत हासिल करे उद्धव ठाकरे, इसलिए कॉन्फिडेंस उन्हें है। और साथ ही साथ जो विधायक यहाँ पर थे उनके साथ वो आज भी है जो बीएमसी चुनावों में जीत हासिल कर चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ये है। लेकिन हमेशा से देखा गया कि बहुमत जीतता है, और बहुमत इस वक्त पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। तो बहुमत इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, इस तरीके से कशिश ने जानकारी दी। आपको हम बताते चले कि बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे लगातार अब इसी कोशिश में है कि बीएमसी को कैसे जीता जाए। लेकिन इन सब से इतर अगर मैं बात करती चलूँ शिवसेना मुद्दे की, तो शिवसेना को लेकर लगातार दावे ठोके जा रहे हैं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की तरफ से। 29 नवंबर को ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार शिवसेना का असली मालिक कौन बनता है। शिवसेना यानी कि धनुष और बाण किसके हाथ में जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।